वृक्ष लोक में दो राजकुमारी खड़ी थी। एक के चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान थी तो दूसरी फूट फूट कर रो रही थी। ये सब अब क्या कह रही हो दीदी? आप मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? और मेरी सगी बहन होकर जो तूने मेरे साथ किया वो, आज तुझे मेरे राज्य से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ये राज्य सिर्फ मेरा है और मैं ही यहाँ की रानी हूँ। इतना कहकर विशाखा वो जल वर्षा पर डाल देती है। बचाओ! जल से वर्षा भस्म होकर गायब हो जाती है और धरती लोक पर आकर सोने का गुलाब बन जाती है। कुछ समय पहले, बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी बीमार मां के साथ रहता था। मोहन मछलियां बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? माँ, सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगा, मछलियाँ पकड़ने जाना है। आपके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी तो करना है। मोहन इतना कहकर वहां से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ नदी किनारे सुनील नाम का एक आदमी आ जाता है, जहां उसकी नजर एक सोने के गुलाब पर पड़ती है। अरे, ये तो सोने का गुलाब है। अगर मैं इसे तोड़कर बेच दूं, तो फिर मुझे मछली पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे तोड़ो और मुझे बेचकर अमीर बन जाओ। सुनील जैसे ही वो गुलाब तोड़ता है, वैसे ही भस्म हो जाता है। ये नजारा वहां से गुजरता हुआ बिरजू देख लेता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है। अरे गांव वालों, नदी किनारे एक जादुई सोने का गुलाब है जो लोगों को भस्म कर देता है। वहाँ जादू टोना हुआ है भाइयों, वहाँ कोई मत जाना। अरे हाँ, अब से वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब गांव वाले डर के मारे नदी पर जाना बंद कर देते हैं, जबकि मोहन ये सुनकर परेशान हो जाता है और इधर उधर काम ढूंढने लगता है। हे भगवान, मुझे तो मछली पकड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं सेठ के पास जाता हूँ। और क्या हुआ मोहन, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। अरे वाह, मुर्गा तो खुद चलकर मेरे पास हलाल होने को आया है। मैं एक काम करता हूँ, इससे अपना सारा काम कम पैसों में करवा लेता हूँ। हाँ, क्या सोच रहे हैं सेठ जी? कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके खेत में काम कर लूंगा। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। अब मोहन दिल लगाकर काफी मेहनत के साथ पूरा 1 महीना काम करता है और फिर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आज महीना पूरा हो गया है। अगर आप मेरी तनख्वाह दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, ये लो तुम्हारा 1 आना। हैं? ये क्या? मैंने पूरा महीना पसीना बहाया और आप मुझे सिर्फ 1 आना दे रहे हैं? अरे हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़े ही पैसे दूंगा। अब लेना है तो लो, वरना यहाँ से निकलो। वैसे भी तेरे काम से तो मेरा खेत और बर्बाद हो गया है रे। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। इससे अच्छा तो मैं मछली बेचकर कमा लेता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं बेच सकता। नहीं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे उस नदी के किनारे जाना ही होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मोहन ये सोचकर नदी की ओर जाने लगता है। ए मोहन, अरे पागल हो गया है क्या, जो सब कुछ जानते हुए भी उस तरफ जा रहा है? हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है यार, और मैं नहीं डरता उस जादुई गुलाब से। मोहन रामू की बात अनसुनी करके नदी किनारे चला जाता है, जहां उसे वही चमकता हुआ सोने का गुलाब दिखाई देता है। ये फूल तो वाकई सोने की तरह चमक रहा है। खैर,
मुझे क्या, मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया हूँ। मोहन, देखो मैं यहाँ हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ और बेच दो। मुझे बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारा कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ बस मछली पकड़ने आया हूँ। तभी उस फूल से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। मोहन, मोहन मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो। अरे, अभी तो तुम मुझे लालच दे रही थी और अब तुम रो रही हो। तुम कौन हो? मोहन, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। दरअसल मैं अपनी बहन के श्राप की वजह से गुलाब के फूल के रूप में इस दुनिया में रह रही थी। मेरी बहन ने जादू से मुझे इस फूल में कैद कर दिया था। मुझे उस श्राप से आजाद कर दो। रोती हुई आवाज सुनकर मोहन को दया आ जाती है। वो कहता है, तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मोहन, तुम्हें वृक्षलोक जाना होगा। वहाँ मेरी दुष्ट बहन का वास है। तुम्हें उसका अंत करना होगा। क्या? वृक्षलोक? तुम्हारी बहन? तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम कौन हो और ये सब क्या रहस्य है? मोहन के इतना कहते ही वो सोने का गुलाब मोहन को अपने जादू से एक दृश्य दिखाता है। दृश्य में पेड़ के अंदर एक विचित्र और सुंदर दुनिया थी, जिसका नाम था वृक्षलोक। वहाँ के राजा भीम अपनी छोटी बेटी वर्षा से बहुत प्रेम करती थी। पिताजी, क्या आज से मैं वृक्षलोक की रानी हूँ? हाँ बेटी, आज से तुम यहाँ की रानी हो। लेकिन पिताजी, मैं तो छोटी हूँ। आपने विशाखा दीदी को रानी क्यों नहीं बनाया? बेटी, क्योंकि विशाखा बड़ी जरूर है, लेकिन उसमें राज्य संभालने की काबिलियत नहीं है और तुम्हारे अंदर वो योग्यता है जो एक शासक में होनी चाहिए। विशाखा छिपकर अपने पिता और बहन वर्षा की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो पिताजी इस छोटी को मुझसे ज्यादा योग्य समझते हैं और इसे रानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये राज्य सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, वो भी हमेशा के लिए। विशाखा ये सोचकर एक सुनसान जगह चली जाती है और अपनी काली तंत्र विद्या से एक जादुई जल प्रकट करती है। ओम ह्रीम क्लीम परमेश्वरी कालिका स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। हाँ, तैयार हो गया मेरा जल। अब मैं जैसे ही ये जल वर्षा के ऊपर डालूंगी, वो गुलाब का एक पौधा बन जाएगी और फिर सब कुछ मेरा होगा। अब विशाखा वो जल लेकर वर्षा के पास जाती है। अरे दीदी, रात के समय आप वृक्षलोक के द्वार के पास क्या कर रही है? तुझे अपने राज्य और वृक्षलोक से निकालने का इंतजाम। क्या मतलब है दीदी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। बचपन से तूने मेरा सब कुछ छीना है, लेकिन अब नहीं। मैं तुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए अपने राज्य से निकालकर मैं बनूंगी इस राज्य की रानी। ये सब आप क्या बोल रही हो दीदी? आप मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? और मेरी सगी बहन होकर जो तूने मेरे साथ किया, वो आज तुझे मेरे राज्य से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ये राज्य सिर्फ मेरा है और मैं ही यहाँ की रानी हूँ। इतना कहकर विशाखा वो जल वर्षा पर डाल देती है। बचाओ! जल से वर्षा भस्म होकर गायब हो जाती है और धरती लोक में आकर सोने का गुलाब बन जाती है। वर्षा, मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी सगी बहन ने ही तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने हमारे गांव के उस आदमी को नुकसान क्यों पहुंचाया? मोहन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी के मन में लालच था और इस श्राप का नियम है कि जो भी लालच में आकर मुझे छुएगा वो भस्म हो जाएगा। केवल एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही मेरी मदद कर सकता है और वो तुम हो। तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वृक्षलोक में एक सुनहरा मोती मिलेगा। उस मोती को नष्ट करते ही वहाँ मौजूद जादुई जल कुंड हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, जिससे विशाखा का अंत होगा। तब जाकर मैं आजाद हो जाऊंगी। हाँ, ठीक है। अब तुम मेरे इस गुलाब की एक पंखड़ी को तोड़ो और इसे अपने पास रख लो। समय आने पर तुम इसे वैशाली से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करना और यही पंखुड़ी तुम्हें सीधा वृक्षलोक भी पहुंचाएगी।
गुलाब की पंखुड़ी तोड़ते ही मोहन वृक्ष लोक पहुंच जाता है। अरे अरे ये कैसी विचित्र दुनिया है। यहाँ कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। मोहन अभी उस वृक्ष लोक में घूम ही रहा था कि तभी विशाखा की नजर उस पर पड़ती है। अरे तुम तो मानव हो, मगर यहाँ कैसे? मैंने आज तक तुम जैसा इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा। क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरे राज्य के राजा बनोगे? अगर मैंने इनकार किया तो ये मुझे अभी पकड़ लेगी। हाँ, मुझे झूठ बोलना होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं राजकुमारी, मैं बस अपनी दुनिया के दुखों से तंग आ चुका था, इसलिए एक तांत्रिक की मदद से यहाँ आ गया। लेकिन क्या सच में आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी विवाह की तैयारी शुरू करती हूँ। विशाखा इतना कहकर खुशी खुशी गुफा के अंदर चली जाती है। मुझे वो सुनहरा मोती जल्द ही ढूंढना होगा। आखिर वो कहाँ होगा? अरे हाँ, याद आया, वो चमकीला सुनहरा मोती तो विशाखा के गले में था। अब मोहन चुपके से विशाखा के पीछे उस गुफा में जाता है जहाँ वो एक हवन कुंड के पास साधना कर रही थी। अब मैं कैसे उस मोती को हासिल करूं? एक सुझाव है। मोहन ये सोचकर विशाखा के पास जाता है और प्यार से कहता है, हाँ राजकुमारी, आपके गले का ये सुनहरी मोती बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? मोहन जैसे ही उस मोती की बात करता है, विशाखा की आंखों का रंग बदल जाता है। अच्छा, तो तुम उस वर्षा को आजाद करवाने के लिए यहाँ आए हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई मोती को छूने की? अभी बताती हूँ तुम्हें। विशाखा जैसे ही मोहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मोहन वर्षा की दी हुई वो जादुई गुलाब की पंखुड़ी निकाल लेता है। अरे तुम क्या मुझे बताओगी? मैं तो खुद यहाँ तुम्हारा अंत करने आया हूँ। तुम एक मामूली मानव होकर मेरा अंत करोगे? हाँ, अंत तो तुम्हारा ही होगा, क्योंकि अपनी ही बहन को गुलाब बनाकर तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मोहन की बात सुनकर विशाखा अपनी जादू की छड़ी घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ये क्या? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बहन वर्षा की दी हुई जादुई गुलाब की पंखुड़ी है। तुम्हारी काली विद्या इसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। इतना कहकर मोहन तुरंत विशाखा के गले से मोती खींच लेता है। इससे पहले कि विशाखा अपने जादू का फिर से इस्तेमाल करे, मुझे इस मोती को नष्ट करना होगा। इतना सोचकर मोहन तुरंत उस मोती को हवन कुंड की अग्नि में डाल देता है, जिससे मोती नष्ट हो जाता है और जादुई कुंड का पानी सूख जाता है। अरे अरे विशाखा के खत्म होते ही वर्षा आजाद होकर वहां से अपने असली रूप में आ जाती है। मोहन, तुमने कर दिखाया। आखिर तुमने मुझे आजाद कर दिया। मुझे खुशी है कि आप आजाद हो गई। अब मैं चलता हूँ। नहीं मोहन, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मगर आप तो वृक्ष लोक की रानी हैं। आप धरती लोक पर कैसे रह सकती हैं? रह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं एक साधारण इंसान हूँ। जब मैंने तुम्हें अपनी जादुई गुलाब की पंखुड़ी दी थी, तो उसी से मेरी शक्तियाँ कैद थी और अब वो विशाखा के साथ नष्ट हो चुकी है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी सुंदर और सहनशील पत्नी मिल रही है। हाँ। अब वर्षा और मोहन दोनों धरती लोक पर आकर विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। वर्षा के मोहन के जीवन में आने पर मोहन की रोजी रोटी में खूब बरकत होने लगती है।